Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Samina Fazli and today we are going to discuss about macro lesson planning. How can we plan a macro lesson for any subject. यहाँ पे हम लोगों ने ये देखना है कि whatever skills we have learned in micro lesson planning, we will be merging all the micro lesson skills in the macro plan और हम फिर एक अपना full fledged प्लान अपना बनाएंगे. ये हर सब्जेक्ट में ये जो स्टेप्स हैं moreover they will be same, though I am sharing here English lesson plan, but majority of the lesson plans in are similar in the way they are going to be framed. तो इसमें बस थोड़ी से स्टेप्स जो है आगे जाकर के चेंज हो जाते हैं. लैंग्वेज में प्रोज और पोइट्री दो अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. बाकी लैंग्वेज के कॉम्पोजिशन और ऐसे राइटिंग वगैरह, उसके सिवा ग्रामर, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स 2-3 स्टेप्स में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपका डेवलपिंग क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं. तो वो हम आगे जा कर के देख लेंगे. अभी हम देखेंगे कि एक पूरा मैक्रो लेसन प्लान बनाने के लिए हम अपनी जो माइक्रो स्किल्स हैं उनको किस तरह से मिक्स एंड मर्ज करते हैं. आज जो एक क्वेश्चन हुआ था क्लास में कि स्टिमुलस वेरिएशन वाज टॉट एट फिफ्थ स्टेप, मतलब 5वीं स्किल क्यों बताई गई, ये सेकंड पे या फर्स्ट पे क्यों नहीं है. तो सेकंड और फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कोई चीज़ फर्स्ट हमने आपको इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ाया है तो डज नॉट मीन कि इंट्रोडक्शन स्किल जो है सबसे पहले इस्तेमाल होगी जब आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं. तो उसमें सबसे पहले आप जब क्लास में एंटर करते हैं, यू एंटर इन द क्लासरूम, यू ग्रीट द स्टूडेंट्स. जिस भी तरह से आप उनको ग्रीटिंग करें, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू. तो ऑल दिस योर जेस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर वॉइस, इंटोनेशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी काउंटेड इन योर स्टिमुलस वेरिएशन. तो इसको बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा. चीज़ों को हमें मिक्स करना है और मिक्स करके विल हैव टू हैव अ बेटर लेसन प्लान. तो वंस वी एंटर इन द क्लासरूम, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड स्किल अगर आप देखें तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है. तो ये हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि ये आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो यू विल बी हाईलाइटिंग इट. आई हैव हाईलाइटेड इट जस्ट टू मेक इट श्योर दैट हियर वी हैव यूज दिस टाइप ऑफ स्किल. वैसे पूरे के पूरे लेसन प्लान में आपकी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है. जहाँ भी आप बोल रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड काम कर रहे हैं, इधर स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सब स्टिमुलस वेरिएशन में आता है. फॉर एवरी सब्जेक्ट स्टिमुलस वेरिएशन इज अ गुड स्किल विच इज टू बी लर्नड बाय एवरीवन. इमोशनलेस और इमोशन से आरी जो चेहरा होता है वो कोई भी चीज़ अच्छे से एक्सप्रेस या पास ऑन नहीं कर सकता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव proper expression on your face, intonation in your voice, सब कुछ होने की ज़रूरत होती है. और exaggeration यानी एक्स्ट्रा उसका इस्तेमाल भी can means demotivate, not demotivate rather, वो आपके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर देगा. अगर बहुत ज़्यादा आप अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डिस्ट्रैक्शन का बाइस बन सकता है. तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप चीज़ों का इस्तेमाल हर जगह पे प्रॉपर क्वांटिटी और उसके हिसाब से करें. जैसे मैंने रीइंफोर्समेंट स्किल पे बताया था कि ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पे आप बहुत अच्छे वो दें रीइंफोर्समेंट, एक्सीलेंट, व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंट्री, और बच्चा कहे कि इंडिया तो आप कहें एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग. इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. तो जो एक्सीलेंट क्वेश्चन हो उसके आंसर पे आप एक्सीलेंट बोलें तो इट विल बी गुड इनफ. तो अभी हम देखें कि मैक्रो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले हम वंस वी एंटर इन द क्लासरूम, और देखिए प्लानिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक आप पेपर प्लान कर रहे होते हो और एक आपका प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट होता है. तो अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की बात विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. अभी हम प्लानिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मैक्रो लेसन प्लान में हम अपना डेट, डे, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं. देन वी स्टार्ट राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसको नहीं कहते थे, जनरल और स्पेसिफिक एम कहा जाता था उसको. और जनरल और स्पेसिफिक एम में, जनरल में आपका बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो टू मेक देम एबल टू कैलकुलेट प्रॉपरली, टू मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और द प्रोसेस प्रॉपरली, टू एक्वेंट देम विद डिफरेंट इक्वेशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें. और उसमें जो डे टू डे आपका स्पेसिफिक होता है वो चैप्टर वाइज होता है. अगर आप कैलकुलेशन
कैलकुलेशन सिखाने जा रहे हैं तो कैलकुलेशन, अगर आप फ्रैक्शन सिखाने जा रहे हैं तो फ्रैक्शन, अगर आप डिवीजन सिखाने जा रहे हैं तो वॉट एवर यू आर गोइंग टू टीच। इसी तरह से इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो जनरल एम होता है टू मेक द स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश प्रॉपरली, टू मेक द स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश प्रॉपरली, टू मेक देम अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली एंड स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ये 4 मेन जो है जनरल एम्स ऑफ इंग्लिश होते हैं। फिर स्पेसिफिक एम अलग तरह से के लिखे जाते थे। तो ये राइटिंग ऑफ एम जो है वो उसका अलग तरीका होता था। वो हम सिर्फ ये स्टेट करते थे कि क्या होना चाहिए। बिहेवियरल इंस्ट्रक्शंस वर बीन प्रोमोटेड बाय ब्लूम की टैक्सोनॉमी की जब अगर हम बात करते हैं तो ब्लूम ने ये बताया था कि हमारा जो पर्सनालिटी है 3 डायमेंशन है, उसमें कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें अफेक्टिव डोमेन है, उसमें साइको मोटर डोमेन है। 2 उनका जो सारा काम था वो उन्होंने सबका सारा काम जो है वो अपने कॉग्निटिव डोमेन पे किया था, लेकिन उनका मानना ये था कि अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि हम ये देख पाएँ कि बच्चे के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। और इसीलिए इसमें कॉग्निटिव लेवल के 3 जो लोअर लेवल हमारे थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, वो थिंकिंग ऑर्डर हमने लिए हैं। हमने हाई थिंकिंग स्किल्स को नहीं लिया है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट और एटीट्यूड को लिया है। इंटरेस्ट और एटीट्यूड दे विल बी रिफ्लेक्टिंग टू योर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, कि किस तरह से वो पढ़ने के बाद बच्चों के इंटरेस्ट एरियाज बदलते हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड बदलता है, से देखने का नज़रिया और काम करने का नज़रिया बदल जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, इनको हिंदी में जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो इसको 5 डायमेंशंस पे हमें बनाना है और हर कोई बनाएगा। नॉलेज है तो जैसे हमारा टॉपिक यहाँ सिंपैथी है, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट फीलिंग ऑफ सिंपैथी, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टू अदर्स, दे विल बी एबल टू यूज दिस नॉलेज, apply this information in their day-to-day life. They'll be taking interest. They'll be taking interest in collecting the knowledge about feeling for others, and attitude. May students will develop positive attitude towards the feeling of poor people, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे मतलब इस तरह से हमें अपना ट्रांसफॉर्म करना है अपना, या बल्कि वी हैव टू राइट डाउन आवर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दिस हेल्प्स द टीचर टू फ्रेम द लेसन प्रॉपरली, ताकि बच्चे को जब वो हम एंड करें तो बच्चा इस चीज़ को अच्छे से समझ सके कि क्या बताया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन स्किल आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किल में अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि व्हाट कंपोनेंट्स फॉर देयर इन इंट्रोडक्शन स्किल के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन 5 से ज़्यादा और 7 से कम नहीं होने चाहिए। इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, टॉपिक को की तरफ ले जाते हुए। और इसमें जो बीच में एक जो चीज़ थी प्रीवियस नॉलेज, और टीचिंग एड आपको लिखना है प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जिस तरह का आप लिखते हैं उसी हिसाब से आप मोर और लेस अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाए। हाउ मेनी टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के बेसिस पे कितने तरह के लोग होते हैं, तो भाई गरीब और अमीर होते हैं। और ये क्वेश्चंस आप देखते चले जाएं, इसमें कहीं ना कहीं आपको रिच और पुअर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिच पे है, फिर उनकी एक्सेसरीज और मनी पे लेकर के जो मनी का आंसर आया आपका, दे हैव मनी एंड एक्सेसरीज। तो इसी मनी को लेकर के हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू कॉल दिस द वंस विद लेस मनी, दे आर कॉल्ड पुअर पीपल। अब पुअर पीपल में से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पुअर पीपल पे बना लिया कि वेयर डू यू हैव यू सीन पीपल दिस टाइप ऑफ पुअर पीपल ऑन फुटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फुटपाथ से ही हमने रिलेटेड बनाया है कि हाउ डू यू फील ऑन सीइंग पीपल ऑन फुटपाथ, यू फील बैड और पिटी फॉर देम, एंड व्हाट डू यू कॉल दिस फीलिंग ऑफ पिटी। ये हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब देखिए नीचे मैंने जो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि इन बिटवीन दीज क्वेश्चंस यू विल बी गिविंग रीइंफोर्समेंट। बच्चों को रीइंफोर्समेंट देने के लिए रीइंफोर्समेंट भी आपको कंपोनेंट अपने याद करने पड़ेंगे कि नेगेटिव नहीं हो। जो हमारे रीइंफोर्समेंट स्किल जब आपने सीखी थी तो उसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं। उसके कंपोनेंट होते हैं कि भाई आपने कितना पॉजिटिव वर्बल इस्तेमाल किया, पॉजिटिव नॉन वर्बल कितना इस्तेमाल किया। मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है, बहुत ही जनरल सा है, तो नॉडिंग ऑफ हेड विल बी एनफ। सिर्फ एक आपका पॉजिटिव जेस्चर भी एनफ हो सकता है ना। और नेगेटिव आप नहीं इस्तेमाल करें कि लैक ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वर्बल नेगेटिव, नॉन वर्बल नेगेटिव।
तो ये सब चीज़ें कि नॉन वर्बल नेगेटिव अगर आपको देना है, मीन्स आप ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई आपका आंसर गलत है, या जैसे पहले टीचर्स बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया करते थे, बहुत गलत वोकैबुलरी इस्तेमाल करते थे, बेवकूफ़ हो, ये हो, वो हो, उस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। तो हाउ कैन यू मैनेज दैट सिचुएशन कि आपका बच्चे ने आंसर भी गलत दिया है एंड यू डोंट हैव टू give a negative reinforcement. In that case what can you do? You can either nod your head, है ना, तो वो नॉन वर्बल आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा. यू कैन पास ऑन द क्वेश्चन टू समवन एल्स, और वहाँ से जब आपको सही आंसर मिले देन यू कैन रिटर्न बैक टू द चाइल्ड और यू कैन से दिस इज़ द राइट आंसर, आई थिंक यू बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. इस तरह की चीज़ें, तो ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है इनडायरेक्टली, जहाँ पे आप न तो वर्बल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एट टाइम यू नो नॉन वर्बल, बीइंग नॉन वर्बल यू गिव देम क्लू दैट यू आर रॉन्ग, है ना. और इसमें हमें रीइंफोर्समेंट भी देना है. अब रीइंफोर्समेंट में बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो यू कैन नॉट, यू कैन स्माइल, ओके, फाइन, करेक्ट आंसर. और अगर अच्छा आंसर है और बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे ने आंसर दिया है तो यू में से वेरी नाइस आंसर, गुड, एक्सीलेंट, है ना. तो अलग अलग आपको अपनी मिकदार सेट करनी पड़ेगी. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि वंस यू हैव टू कॉल द स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन, मीन्स लाइक यू समबडी हैज रेज्ड द हैंड, तो you will have to call the person or the child with their names. In case you do not familiar with the name of the students, you may ask them, please stand up, let me know your name, what's your good name, okay Rahul, please tell me the answer of this question, thank you very much, you are right. इस तरह से you have to be very careful in your एड्रेस विद द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों को एक डिग्निटी का एहसास हो, ताकि बच्चों को एक कनेक्टिविटी का एहसास हो. और ये जो इन्वॉल्विंग देम इन योर लेसन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर आपने जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया वो प्रॉब्लम था, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटमेंट ऑफ एम में यू नीड टू आंसर एड्रेस द लास्ट क्वेश्चन. अगर आपने पूछा है कि व्हाट डू यू कॉल दिस फीलिंग ऑफ पिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आंसर कि दिस फीलिंग ऑफ पिटी इज नोन एज सिंपैथी, है ना. And then you'll say today we'll be reciting a very interesting poetry written by Charles Mackay, and that is the sympathy. और ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, and they do it in the classroom, कि what do they do, they directly say, आपने पूछा कि what do we call this feeling of pity, और बच्चे ने नहीं बताया तो आप कहेंगे today we are going to read a very interesting poetry. तो you have to address the last question. दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे वेल स्टूडेंट्स दिस फीलिंग इज कॉल्ड सिंपैथी. अब वेल का मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू एड्रेस देम लाइक दिस. मोनोटनी नहीं होनी चाहिए, एक जैसा नहीं. हर रोज़ आप अलग तरह से कह सकते हैं यू आर राइट, या फिर टुडे वी आर गोइंग टू मीन्स दिस फीलिंग ऑफ पिटी इज नोन एज दिस दिस दिस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस इंटरेस्टिंग पोइट्री. या वेल students this is known as sympathy and will be reading a nice poetry. तो वहाँ पे अलग अलग तरह के phrases आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो दे वुड बी रेयर वंस, और अगर मिल भी जाता है तो भी और आपने उसको प्रॉब्लम ही समझना है तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे वेरी नाइस बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग मोर. This feeling of pity is sympathy, and today we'll be learning more about sympathy and this feeling through this poetry and exploring different dimensions of sympathy with this poetry. तो वो एक तरीका होगा टू टैकल द सिचुएशन. वो देखिए सिचुएशन आपको क्लासरूम में प्रैक्टिकली यू कैन इनकाउंटर विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन. देन प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट आपका था, और जब स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे देन यू विल बी टर्निंग टूवर्ड्स योर ब्लैक बोर्ड, जहाँ पे आपने सारी एंट्रीज करने के बाद आपने अपना टॉपिक छोड़ देना था लिखने से. जब आपने स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया देन यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड यू विल बी अंडरलाइनिंग इट, ताकि बच्चे हाईलाइट कर सकें कि हाँ ये टॉपिक आज का स्टडी टॉपिक है. नाउ योर प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स इन द क्लासरूम. प्रेजेंटेशन में जैसा कि मैंने बताया ये भी पोइट्री है, इट विल बी टॉट इन डिफरेंट वे, बट इन केस ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट excluding poetry and prose of languages, you will be having 3 only steps in presentation, that is your developing question, explanation and comprehension question. यही 3 स्टेप रिपीटेडली इस्तेमाल किए जाएंगे. आप दो फेज में अपना लेसन प्लान बनाए, 2 टीचिंग टॉपिक्स पॉइंट्स हों या 3 टीचिंग पॉइंट्स हों, जितने भी हों वो यही बनाए जाएंगे. अभी यहाँ पे हमारे पास पोइट्री है, तो पोइट्री में यू विल हैव टू गिव
gist of the poetry, you'll have to give gist of the poetry, or gist of the poetry में you will be precisely describing कि what is poetry all about, who has written it, and what is the specific aspect of this particular poetry. Then you will be giving model recitation, यानी poetry को बहुत अच्छे से पढ़ के with proper rhyme and rhythm you will be reciting the poetry. Then exposition of difficult words would be there. देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमारा जो प्रोज होता है उसमें हम एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी करते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इन पोएट्री, ताकि उसका जो चार्म है वो बना रहे. एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स का पता चल जाए और वो उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझ के फिर पोएट्री को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इन जनरल वी डू नॉट ट्रांसलेट लाइन टू लाइन फॉर पोएट्री इन द क्लासरूम. बिल्कुल भी नहीं करना होता है. पोएट्री और ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं उनकी ब्यूटी बनी रहे, इसलिए उसको हम अलग अलग अल्फाज में तोड़ के नहीं बल्कि उसको जिस्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एंड देन वर्ड मीनिंग विल बी देयर. यहाँ पे आप देखिए each question के बाद you'll be involving your students to understand the meaning of words. ये नहीं होगा कि word और meaning आप लिखते चले जाएंगे. यहाँ पे बीच में blackboard skill मैंने आपको दिखाई हुई है, आप देखें अगर तो यहाँ पे आपको blackboard skill नज़र आ रही है कि आप किस तरह से word लिखेंगे. word के बाद you'll be giving some examples, you'll be putting some question to elaborate the meaning. जैसे मैंने disturbed का meaning unhappy लिखा हुआ है तो antonym हमने इस्तेमाल किया device में, और जैसे device हमारा happy है तो हम question पूछ सकते हैं कि how do you feel when your teacher gives you very good marks, yeah, when your teacher is going to appraise you for outstanding performance. तो जाहिर सी बात है बच्चे का आंसर होता है कि we feel very happy. And what will if your teacher scolds you, you don't feel good. तो that feeling of not good feeling जो हमारी होती है, not happy, not good, that feeling is known as disturbed. ठीक है, तो वो आपने अपने एक्सप्लेन कर दिया कि द फीलिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी, नॉट हैप्पी इज अनहैप्पी एंड अनहैप्पी इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टर्ब्ड. इसी तरह से वांट का मतलब वैसे तो डिजायर होता है ना, लेकिन यहाँ पे नीड्स है. लेकिन एक वांट वो भी होता है जो लैकिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे लैक नहीं है, यहाँ नीड्स है. तो फिर व्हाई डू वी टेक मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स? बिकॉज वी वांट समथिंग, यानी वी हैव सम डिजायर्स टू फुलफिल. हमारी कोई ज़रूरियात हैं जो पूरी हों, तो द नेसेसिटीज़ दैट वी आर हैविंग दे आर कॉल्ड वांट्स. तो इस तरह से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे. यानी वर्ड मीनिंग डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा, वर्ड के मीनिंग को भी एक्सप्लोर करने के लिए विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, और उनकी मदद से ही हम वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट उसके नियर बाई वर्ड्स तक पहुंचेंगे और फिर हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर वर्ड उनको देंगे. उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होता है मॉडल रेसिटेशन 2, यानी टीचर फिर एक बार से रिसाइट करता है पूरी पोइट्री, ताकि वो जो कंटेंट है वो बच्चे को अब और क्लैरिटी के समझ में आ जाए. पहले उसको जिस्ट दिया गया था, नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स हैव आल्सो बीन explain properly, तो बच्चे को वो और अच्छे से समझ में आएगा. Then imitation reading is there. In this imitation reading, few students are being involved for reciting the poetry. अब अगर आपका पोइट्री 10 लाइन की है तो आप 3-4 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसमें you have to be very careful that you could involve alternately all the students, कभी किसी को but no one should be left out. अगर बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ना नहीं आता, still the child is to be given time, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ सेशन दे कुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रीड प्रॉपर्ली. देन देयर इज मॉडल रेसिटेशन 3. दोबारा से टीचर एक बार उसे पढ़ता है. फिर यहाँ पे ये जो है आपका ये इसी से मर्ज होती हुई आपकी टेबल बनेगी. ये टेबल अलग नहीं होती है, ये टेबल इसी में रहती है, ये टेबल कहीं पे भी अलग नहीं होगी. आप इसको देखें, इसको ये देयर समथिंग सम प्रॉब्लम वुड बी देयर, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, लेकिन आई जस्ट बी मेकिंग इट आउट करेक्ट हियर. अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके जो नेक्स्ट वाला चीज़ है, और हर जगह जहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, मेक इट श्योर कि जितने भी आप क्वेश्चंस पूछें वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं
क्वेश्चन पूछने के बाद हम बच्चों को प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं पे भी कि प्रॉपर रीइंफोर्समेंट ना दिया जाए। अब यहाँ पे उसके बाद रीइंफोर्समेंट हम देते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यानी बच्चे से हमने सिंपैथी से रिलेटेड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट्री, which poetry, who is the poet of this poem, or what does the poet mean by my grief, a proud man heard। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें देखना है। और हर क्वेश्चन के बाद वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। अब कोरल रेसिटेशन होता है और उसके बाद लैंग्वेज वर्क है। यहाँ पे कोरल रेसिटेशन में द होल क्लास विल रिसाइट द पोएट्री, एंड देन लैंग्वेज वर्क में व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी वर्किंग आउट लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज वर्क है कोरल रेसिटेशन के बाद, इसमें हम स्टूडेंट को कुछ भी, कोई भी चीज़ जो भी उस पर्टिकुलर उसको पोएट्री के बारे में, उसकी राइम स्कीम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसकी जो है फिगर ऑफ स्पीचेस अगर उसमें कोई इस्तेमाल हुई है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर उसका टाइप ऑफ पोएट्री एपिक या बैले या सोने जो भी हो, वो टाइप ऑफ पोएट्री बहुत प्रोमिनेंट है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन लास्टली योर लास्ट स्टेप वुड बी योर रिकैपिचुलेशन। यहाँ पे तो इस तरह से है जो आपके और दूसरे लेसन प्लान्स होते हैं साइंस या ग्रामर या इन सब के, उसमें जो आपने 2 या 3 टीचिंग स्टेप्स में जो चीज़ें पढ़ाई होंगी उनको समराइज करके, और क्वेश्चंस आर टू बी रिफ्रेम्ड। सिमिलर क्वेश्चंस विल नॉट बी रिपीटेड इवन इफ यू आर पुटिंग क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, तो इट शुड बी रीफ्रेज्ड। अगर आपने पहले पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, तो आप यहाँ पूछेंगे कि डिफाइन नाउन, you give the definition of noun, तो there should be rephrasing, same question will not be repeated again। ये नहीं है कि क्वेश्चन नया हो जाएगा, बल्कि उसको पूछने का तरीका नया हो जाएगा, बस ये चीज़ें है ना। तो ये आपके रीइंफोर्समेंट इसमें भी दिया जाएगा, रिकैपिचुलेशन में भी। एंड देन यू विल बी गिविंग होम असाइनमेंट, इसको होम असाइनमेंट भी कहा जाता है, होमवर्क भी कहा जाता है। वॉट एवर यू फील लाइक राइटिंग, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। आप यहाँ पे होम असाइनमेंट भी लिख सकते हैं। और इसमें जो है आपको एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ट्राई टू हैव अ वेरी इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ होम असाइनमेंट। अब जैसे मेमोराइज द पोएम की जगह ट्राई टू राइट पोएट्री, ट्राई टू राइट few lines based on any feeling you have। ठीक है ना। तो उससे हमें स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल को भी हम एनहांस कर सकते हैं। और हमें एनहांस भी नहीं, बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है तो वी कैन मेक इट आउट कि व्हाट क्वालिटीज आर देयर, हाउ nicely can he write or bring out his thoughts in written form। ठीक है ना। फिर सेंट्रल आइडिया और कुछ मतलब 2-3 आपको होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस देने हैं। द मोर innovative it could be, the more it will be useful for the students। This is all about making a macro lesson plan, but what you have to keep in mind is not to use these things। ये आपको वहाँ पे लिखने नहीं है। ये सब मैं इसलिए हटा रही हूँ कि ये सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए किया था कि कहाँ कहाँ हमारी वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ये देखिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब आपका लेसन प्लान बन करके निकल करके आएगा तो इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नहीं लिखनी है। लेसन प्लान में ये सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाएंगी। मेक इट श्योर, बस आपको जो हाईलाइटर के तौर पे आप अपना सेंट्रल आइडिया जो है पोइट्री का वो बहुत अच्छे से अलग कर करके लिख सकते हैं ताकि वो लोगों को पता चल जाए। ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपके सारे के सारे जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया हुआ था ये सब मैंने हटा दिया है। दिस इज़ ऑल gone and now it's your macro lesson plan which is all in shape and size। ऐसे ही आपका lesson plan बनना है। Wish you all the best। Thank you very much।